नमस्कार सभी बच्चों को। आज अपनी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 शुरुआत करते हैं। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं अपने 12th साइंस केमिस्ट्री का मोटा मोटा रिवीजन कर रहे हैं 10-12 घंटे में पूरी केमिस्ट्री का, और इस साल की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उन बातों उन टॉपिक्स को उठा रहे हैं। तो जो पहली बार देख रहा है वो कृपया करके पीछे के वीडियो जो सिस्टमेटिक ढंग से डाले हुए हैं उनको देखे, और जो पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने साथियों के पास लिंक को शेयर करें। तो अपने इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 शुरुआत कर रहे हैं। और चैप्टर 2 क्या है? विद्युत रसायन। क्या है बच्चों? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपने। और क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है तो वो रसायन विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? विद्युत रसायन कहलाती है। अब जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, वह युक्ति सेल कहलाती है। इसमें पढ़ेंगे अपने सेल। क्या पढ़ेंगे? सेल। आपने भी नाम सुने होंगे, शुष्क सेल, कोई डेनियल सेल, सीसा संचायक सेल, है ना, ये सेल है सारे। तो सेल क्या होती है? वह युक्ति होती है। वह युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदले? रासायनिक में, और रासायनिक को किस में बदले? विद्युत में। तो वह युक्ति क्या कहलाएगी? सेल कहलाएगी। सेल दो प्रकार के होते हैं। अपने मोटा मोटा रिवीजन करेंगे और उन टॉपिक्स को लेंगे जो इस साल की दृष्टि से आने वाले हैं। अभी अपने पास इतना समय नहीं कि पूरा सिलेबस डाल दें लाइन टू लाइन, ठीक है, और वो फिर पढ़ेंगे नहीं बच्चे। तो सेल दो प्रकार के होते हैं, एक विद्युत अपघटनीय सेल, एक विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनीय सेल होते हैं वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, और विद्युत रासायनिक सेल होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो विद्युत अपघटनीय सेल, आई होप आपने जहाँ सिलेबस में पढ़ा होगा, ठीक है। विद्युत का अपघटन करें, एनोड कैथोड लगाएंगे, NaCl का विलयन लेंगे, ठीक है, जो भी है। अब बात करें विद्युत रासायनिक सेल में डेनियल सेल है, ठीक है। उस डेनियल सेल में साल की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है, डेनियल सेल पिछली बार आई लिया। लवण सेतु, लवण सेतु का बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। लवण सेतु, तो लवण सेतु क्या होता है? लवण सेतु, तो लवण सेतु क्या होता है बच्चों? जो डेनियल सेल होता है उसमें देखो एक उल्टे यू आकार की नली में लवण सेतु भरा रहता है। यू आकार की दोनों जो अर्ध सेल हैं उनको जोड़ने वाली एक यू आकार की कांच की नली में लवण सेतु भरा होता है। आपने पढ़ा डेनियल सेल, और उसके डाट लगा देते हैं, कोई रुई लगा देते हैं, और उसमें क्या होता है? उस लवण सेतु में क्या भरा रहता है? ध्यान से सुनोगे, अक्रिय विद्युत, नाम ध्यान से करो, क्रिया न करने वाला, अक्रिय विद्युत अपघटे, विद्युत अपघटे, अक्रिय विद्युत अपघटे, जिसका विद्युत अपघटन भी हो, वाइनों में टूटे और अक्रिय हो और अन्य किसी के साथ क्रिया नहीं करे, अक्रिय विद्युत अपघटे। विलयन लेते हैं उसमें किसका? जैसे अमोनियम NH4, अमोनियम नाइट्रेट, KCl, पोटेशियम क्लोराइड आयनों में टूटेंगे, ये अपने को पता है। NH4 NO2 माइनस, K प्लस Cl माइनस, KNO3, KN पोटेशियम क्लोराइड, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये सारे विलयन लेते हैं, ठीक है। ये सारे विलयन लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट सारे, इनका ये जो लवण है सारे क्या है? लवण। अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इन सब का अगर
या जिलेटिन, अगर या जिलेटिन में डालकर बनाया गया विलियन होता है, विलियन नहीं होगा तो ये आयनोमिक एसिड टूटेगा ना, ठीक है, ये आयनोमिक एसिड टूटेगा। तो इनका विलियन होता है किसमें, अगर एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जेली के समान, जिसमें डाल के ये क्या है, इनका विलियन होता है लवण सेतु में। तो आपसे पूछ ले लवण सेतु होता क्या है। लवण सेतु एक अकेलीय विद्युत अपघट्य का विलयन होता है जिसमें लवण, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट आदि लवणों का अगर या जिलेटिन में डालकर बनाया गया विलयन भरा रहता है, ये लवण सेतु है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लवण सेतु के कार्य पूछते हैं, लवण सेतु के कार्य। तो लवण सेतु के क्या कार्य होते हैं, ध्यान से सुनोगे। विद्युत रासायनिक सेलों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके उपयोग है, ठीक है ना, लवण सेतु का जो सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग है, 2-3 वो देखते हैं। विद्युत उदासीनता को बनाए रखते हैं, किसकी, सेल की, विद्युत रासायनिक सेल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखते हैं। क्या मतलब है, मैंने पढ़ाया था उसमें खूब अच्छे से बताया था कि जब एनोड और कैथोड पे अभिक्रियाएं होंगी, अर्ध सेल अभिक्रियाएं होंगी, तो उसकी उदासीनता है वो भंग हो जाती है, आयनों में टूटते हैं, ठीक है। तो जो मान लो प्लस माइनस जो भी डिस्टर्बेंस होता है वो यहाँ से रिलीज होते हैं, प्लस माइनस आयन, और वो उनसे क्रिया करके जो भी गड़बड़ होती है, जो भी डिस्टर्बेंस होता है विलयन का, वो इन आयनों से अभिक्रिया करके वापस विद्युत उदासीनता वही बनी रहती है, ठीक है। तो जब ये लवण सेतु खराब हो जाता है, इसमें से आयन डिस्टर्बना बंद हो जाते हैं, रुई की डांट लगाई ना अपने, वहां से जब आयन मिलना बंद हो जाएंगे तो सेल अपना खराब हो जाता है। तो ये थोड़ी है बैटरी अपने कोई 100 साल चलती है, 5-4 साल चलती है, चार्जिंग वाली है जैसे, है ना, तो वो भी खराब हो जाती है। क्यों, लवण सेतु से आयन मिलने बंद हो जाते हैं, आयन मिलने बंद हो जाएंगे तो विद्युत उदासीनता क्या होगी, बड़ी नहीं रहेगी सेल की, और सेल खराब हो जाते हैं। विद्युत उदासीनता को बनाए रखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 2, सेल का जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, विद्युत वाहक बल, ठीक है, पढ़ा आपने ईएमएफ, तो उसको नियत बनाए रखते हैं। ये सबसे खास इंपॉर्टेंट 2 उपयोग हैं, ये याद रखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, ईएमएफ बोलते हैं इसको, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत को प्रेरित करने वाला बल। तो वो विद्युत जो अपने यहाँ एक दूसरे एनोड से कैथोड की ओर है, और है सेल की ताकत, ये मानो ना सेल की क्षमता कितनी, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, जो वोल्टता उत्पन्न होती है कैथोड पे, जो वोल्टता उत्पन्न हुई है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं ना इनको, जो इलेक्ट्रोड विभव कैथोड का है, जो इलेक्ट्रोड विभव एनोड का है, दोनों का डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे पानी को ऊंचाई से निचाई की ओर, निचाई में जब अंतर है तभी तो बहेगा, जब समान इक्वल लेवल पे होगा तो कैसे बहेगा वो। इसी प्रकार यदि ये इलेक्ट्रोड विभव है, दोनों में अंतर ही नहीं है, तो विद्युत चलेगी नहीं, विद्युत वाहक बल कौन होगा फिर, ठीक है, विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। तो कैथोड और एनोड की वोल्टता में, इलेक्ट्रोड वोल्टता में जब अंतर होगा, वही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। और ये अंतर जितना अधिक होता है, वो विद्युत की पावर या क्षमता उतनी अधिक होती है, वो सेल उतना ही मजबूत, वो उतना ही ताकतवर होता है। पढ़ते हैं ना अपने, ये 12 वोल्ट का है, ये इतने वोल्ट का है ना, वोल्ट में मापते हैं, ठीक है ना, किस में मापते हैं, वोल्ट में। अरे जो अपने घड़ी नहीं होती क्या स्टार्टर वाली, वोल्टेज 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 वोल्ट बताती है, वो वही तो है विद्युत वाहक बल, वही तो है विद्युत वाहक बल। समझोगे हर चीज को प्रैक्टिकली भी, वही तो विद्युत वाहक बल है, वही तो विभवांतर है, विभव का अंतर दोनों इलेक्ट्रोडों की, इसी को तो विभवांतर बोलते हैं। सारी चीजें क्लियर करोगे, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे रटने से कोई फायदा नहीं है,
तो उसी को विभवांतर बोलेंगे, ठीक है। उसी को विद्युत वाहक बल बोलेंगे, उसी को ईएमएफ बोलेंगे। और वो क्या है, जो दोनों अर्ध सेल है ना, जो कैथोड और एनोड अर्ध, उनकी जो उनके ऊपर जो हरे ऐसे हाथ लगाए करंट है, वो ठीक है ना, वोल्टता, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव बोल दो या उन पर उत्पन्न वोल्टता बोल दो, उनका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा, ठीक है। ये विद्युत वाहक बल हो गया। अब चलो और आगे बढ़ते हैं। इसको विद्युत वाहक बल को परिभाषा में लिखना हो तो क्या बताओगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख दोगे, और ये बताओगे कि जो सेल के जो अर्ध सेल होते हैं उन पे उत्पन्न जो वोल्टता है उनका अंतर है, यानी कैथोड पे उत्पन्न वोल्टता और एनोड पे उत्पन्न वोल्टता का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है, ऐसे लिख दोगे। अब एक आता है चालकत्व, चालकत्व, इनको ध्यान से समझेंगे। चालकत्व, और चालकत्व क्या होता है, सी कंडक्टेंस, सी चालकत्व। और चालकत्व सी क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है वो क्या होता है, चालकत्व होता है बच्चों। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, चालकत्व होता है। इकाई देखते हैं इसकी, प्रतिरोध क्या होता है, ओम होता है, ओम, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो इकाई क्या होगी, 1/ओम लिख सकते हो या इसको लिख सकते हो ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ठीक है ना। या इसको एक और इकाई है, इसको ऐसे कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो, इसको उल्टा ही तो क्या है, ये 1/, हटाया तो इनवर्स लगा दिया। या इसको लिख सकते हो MHO, या क्या लिख सकते हो MHO, उल्टा ऐसे कर दो, M इनवर्स लगा के MHO महो। ये किसकी इकाई है, चालकत्व की। किसकी इकाई है बच्चों, चालकत्व की। और एसआई इकाई कौन सी है इसकी, एसआई इकाई, एसआई इकाई सीमेंस, क्या है, सीमेंस, ठीक है। एसआई इकाई क्या है, सीमेंस, याद रखोगे। तो ये चालकत्व हो गया। एक पूछते हैं विशिष्ट, इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ऑप्शन टाइप में आए, रिक्त स्थान में आए, और चाहे वैसे 1 नंबर 1.5 नंबर का आए, ठीक है ना, आना ही आना है इनमें। अब जो 2-3 बातें कर रहे हैं उनमें से पक्का चालकत्व हो गया। अब बात करें अपनी विशिष्ट चालकत्व की, किसकी, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विशिष्ट चालकत्व को किससे करते हैं बच्चों, पढ़ाया क्लास में, बोलो, कप्पा से। किससे करते हैं, कप्पा से। विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, कप्पा। और परिभाषा में अपने को लिखना है, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, कप्पा बराबर 1/रो, 1/रो। यहाँ रो क्या है, यहाँ रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। आर तो प्रतिरोध होता है और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। तो परिभाषा लिखें विशिष्ट चालकत्व की, जो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, ठीक है। आगे करो, रो बराबर कप्पा बराबर 1/रो करना है तो रो का मान लिख दें यहाँ। तो रो बराबर क्या होता है, आर समानुपाती होता है L/A। आर समानुपाती किसके होता है, L/A। जो प्रतिरोध होता है वो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको याद रखेंगे, प्रतिरोध होता है वो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। सॉरी, प्रतिरोध है वो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको ऐसे लिखेंगे और यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएं, समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो बराबर रो आता है, L/A, L/A इंटू रो इंटू L/A।
समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक समानुपाती स्थिरांक आया रो, और रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब अपने को यहाँ मान चाहिए रो का, तो रो बराबर क्या हो गया? रो बराबर ये इधर भाग में है ना, तो इधर लेके आएंगे गुणा में हो गया R इंटू ए, ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो गया बटे एल, और ये मान अपने यहां रख दो। ये जो मान है रो का यहां रख दो, ठीक है ना। तो 1 में रखेंगे ना, ये 1 है बटे रो का मान क्या है? आर ए बटे एल। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे अच्छे से। और ये एल इधर ये है नीचे भाग में, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कप्पा बराबर क्या हो गया? एल ऊपर गया बटे बटे बोलो आर इंटू एल बटे ए। समझ रहे हो क्या रे? गलत कर दिया, सॉरी 1 इंटू, ठीक है ना, ये भाग में था ऊपर गया, और ये ए बटा में है, और ये आर ऐसे का सही है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना? इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अरे ये तो ऐसा कैसा पड़ा 1/r, ये इधर भाग में है, ये ऊपर चला गया तो L/A हो गया, L/A हो गया। और चूंकि हम जानते हैं कप्पा बराबर 1/r सी होता है, 1/r क्या होता है? सी होता है, और इंटू L/A, L/A क्या होता है? शैल स्थिरांक होता है। अभी अपन ने पढ़ा नहीं, पढ़ लेंगे। L/A क्या होता है? शैल स्थिरांक, और जिसको लिखते हैं जी स्टार से, किससे? जी स्टार या एक्स से लिखते हैं, तो कप्पा बराबर ये आ गया, ठीक है। शैल स्थिरांक क्या होता है अभी बता देंगे। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो शैल स्थिरांक होता है, और उसको जी स्टार या एक्स से लिखते हैं, ठीक है ना। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी व उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? शैल स्थिरांक कहलाता है। तो L/A क्या हो गया? जी स्टार। तो यहाँ आपने क्या किया है? L/A बराबर जी स्टार या एक्स, ठीक है। तो यहाँ नीचे दिख नहीं रहा, ऊपर चलते हैं, इसकी इकाई निकालते हैं विशिष्ट चालकत्व की। अपने पास आया है कप्पा बराबर C इंटू जी स्टार या C इंटू एक्स, ठीक है। अपने जानते हैं C क्या है? चालकत्व। अपने भी इसकी इकाई निकाली है। ऐसा इकाई की बात करें तो सीमेंस होती है इसकी, सीमेंस। और जी स्टार L/A है, L/ क्या है? ए। जी स्टार बराबर क्या है? L/A, और L क्या है? लंबाई है, तो L का मात्रा क्या हो गया? मीटर, और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, बराबर क्या हो गया? मीटर इनवर्स हो गया, ठीक है। तो यार जी स्टार की जगह रख दो मीटर इनवर्स। तो ये इकाई किसकी हो गई? कप्पा की हो गई। किसकी हो गई? कप्पा की। और ये पिछली बार पूछा हुआ है, यहां से तो आएगा नहीं, इकाई तो पूछनी शायद ही मुश्किल पूछ लेंगे, पूछ भी रिवाइज भी हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन। तो सीमेंस मीटर इनवर्स किसकी इकाई होगी? विशिष्ट चालकत्व की होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपने बात करें शैल स्थिरांक की, किसकी? शैल स्थिरांक की, शैल स्थिरांक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार या एक्स, जी स्टार या एक्स से। और शैल स्थिरांक क्या होता है? जी स्टार या एक्स बराबर L/A। जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं ना, एनोड और कैथोड, उनके बीच की दूरी व अनुप्रस्थ काट, उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात होता है, वो क्या कहलाता है? शैल स्थिरांक कहलाता है। तो परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी व उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? अनुपात ही तो है, बटा में लिख दिया। अनुपात क्या कहलाता है? शैल स्थिरांक कहलाता है। और L का मान
इकाई निकालें तो अपने अभी भी निकाली है, एल मीटर है और क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर से ये स्क्वायर कट गया तो 1/मीटर या मीटर इनवर्स ये इसकी इकाई होगी 40 तरह की। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है एक फैराडे के नियम। ये थोड़ा अगले वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे, फैराडे के नियम, ठीक है। और फिर उससे अगले वीडियो में अपने सेलों की चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप ढंग से रिवाइज करेंगे तो काफी अच्छे नंबर लेके आएंगे। और जो सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो देखेगा, पूरा देखेगा, कंटिन्यू देखता रहेगा, तो उसका 2 महीने में अच्छी तैयारी हो जाएगी और ये मानो और वो अच्छा बेटर कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ लाइक भी करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और लिंक दूसरे बच्चों के पास जरूर भेजेंगे। आपका दिन मंगलमय हो और पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।